गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप जो भी पेपर्स आपके हुए हैं वो बेस्ट से बेस्ट हुए होंगे। तो अभी अपना जो नेक्स्ट पेपर है अकाउंट्स, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। बीसीए के अंदर अपने 8 से 9 राउंड अकाउंट्स के हो चुके हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो पेपर्स में ऑब्जर्व किए गए, तो वो मिस्टेक्स मैं यहाँ पे आपको बता दूं ताकि वो फाइनल एग्जाम में आपकी मिस्टेक ना हो। और उसके बाद फिर पेपर सॉल्व करने का जो प्रोसीजर रहेगा या किस तरह से उसको हम हैंडल करना है उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कॉमन मिस्टेक्स जो हुए थे वो यहाँ पे मैं नोट डाउन किया हूँ, तो आपको यहाँ पे वन बाय वन देखना है कि आपकी मिस्टेक कहाँ हुई थी और वो एग्जाम में नहीं होने देना है। तो पहला है कि बहुत बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, कंपनी अकाउंट्स, ये जो चैप्टर्स है जिसमें जर्नल एंट्री ही हमारा मेन आंसर होता है, उसमें नरेशन लिखना भूल जाते हैं। तो एक भी एंट्री में अगर आपने एक भी नरेशन भूल गए तो आपको उसमें आउट ऑफ मार्क्स तो नहीं मिलने वाले हैं, आपको उसमें जो भी मार्क्स हाफ मार्क या 1 मार्क आपका उसमें डिडक्ट हो जाएगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आपने जर्नल एंट्रीज जब पास करते हैं तो नरेशन लिखे बिना नेक्स्ट जर्नल एंट्री पास नहीं करनी है। जर्नल एंट्री का नरेशन लिखना है, उसके बाद ही नेक्स्ट एंट्री पास करना है। ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है लास्ट एंट्री जब रहती है अपनी, तो अपन क्या करते हैं, एंट्री पास कर देते हैं और नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। तो उस लास्ट एंट्री का नरेशन नहीं लिखने की वजह से अपना पूरा आंसर राइट होते हुए भी हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो पहला पॉइंट है, नरेशन आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मिस ना हो। सेकेंड, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बाइफरकेशन नहीं करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गड़बड़ में नेट प्रॉफिट तो निकाल लेते हैं और उसको रफ में हम कैलकुलेट करते हैं और डायरेक्टली पार्टनर्स के कैपिटल में ऐड कर देते हैं। आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जहां पे आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, वहां पे भी बाइफरकेशन लिखना है नीचे। मतलब नेट प्रॉफिट लिखते तक ऐसा लिखो कि आपके टोटल जो है उसके 2-3 लाइन नीचे होनी चाहिए, ताकि आप वहां पे जो भी 2 पार्टनर्स या 3 पार्टनर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे शो कर सको। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उन्होंने नेट प्रॉफिट यहाँ पे कैलकुलेट तो कर लिया, जैसे 50,000 रुपए नेट प्रॉफिट है सपोज, तो 50,000 रुपए तो लिख दिया लेकिन उसका बाइफरकेशन नहीं लिखा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर वहां पे लिख दिया ना हमने, कैपिटल में तो ऐड कर दिया ना, तो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी आपको लिखना है। ठीक है। जो पी एंड एल अकाउंट है उसमें भी लिखना है तुमको, जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है उसका बाइफरकेशन वहां बताना है कंपल्सरीली। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट और डिस्काउंट कैलकुलेशन रॉन्ग इन बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर बहुत बार ऑब्जर्व किया गया कि आप जब उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो या डिस्काउंट कैलकुलेट करते हो तो अमाउंट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज और मल्टीप्लाई बाय उसका पीरियड नहीं करते हो। आप डायरेक्टली क्या करते हो, जैसे समझो 10,000 का बिल है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है सपोज 6% से, तो आप क्या करते हो, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तक 10,000 इंटू 6% निकाल लेते हो। जबकि अगर वो 2 मंथ्स का टाइम मांग रहा है, कैंसिलेशन वगैरह का कोई क्वेश्चन होगा, सपोज बिल कैंसिलेशन के लिए रिक्वेस्ट किया ट्रॉबी ने, तो इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट फॉर 2 मंथ्स ओनली। तो इंटू 2/12 करना बहुत बार भूल जाते हैं और हम वो इंटरेस्ट निकाल के डायरेक्ट एंट्रीज पास कर देते हैं। तो उसकी वजह से 2-3 एंट्री गलत हो जाते हैं। वो इंटरेस्ट गलत होने की वजह से आगे उसके 2-3 एंट्री पे इंपैक्ट गिर जाता है। तो जब भी हम डिस्काउंट या इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज पे, याद रखना है अपने को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करना है उसको। ठीक है। नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई करना है, वो कितना है वो क्वेश्चन के हिसाब से देख लेना। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, नेक्स्ट पॉइंट, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग शुड बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स। और ये रूल खाली फाइनल अकाउंट्स के लिए नहीं है, ये रूल सिंगल एंट्री तो अभी चैप्टर नहीं रहा सपोज, वो तो 11 में चला गया। फाइनल अकाउंट्स, पार्टनरशिप अकाउंट्स, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इसमें भी देखना है आपको। और उसके बाद में पार्टनरशिप के पूरे एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन एंड इवन फाइनल अकाउंट्स। ठीक है। इन सभी के अंदर याद रखो, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग परसेंटेज में दिया हुआ है, परसेंटेज में, ठीक है, और परसेंटेज में दिया हुआ है और आपको वहां पे ड्राइंग का अमाउंट दिया है लेकिन वो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है, तो डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया हुआ है और परसेंटेज में इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो 6 मंथ्स का कैलकुलेट करना है। ठीक है। मतलब जो भी ड्राइंग का अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 6/12, 6/12 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये रूल एप्लीकेबल है अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दिया। अगर डेट ऑफ ड्राइंग दिया है तो फिर ये 6/12 नहीं करना है आपको, सीधा डेट वाइज निकालना है आपको। ठीक है। उसके बाद
ओनली वन इफेक्ट ऑफ सर्टेन एडजस्टमेंट ड्यू टू विच फाइनल अकाउंट्स नॉट टैलीड। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट्स सॉल्व करते वक्त एक इफेक्ट दे देते हैं और दूसरा इफेक्ट नहीं देके हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक दो इफेक्ट नहीं होते हैं तब तक आपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट को हाथ नहीं लगाना है। तो एडजस्टमेंट्स करते वक्त याद रखना है कि आपको दो इफेक्ट देना है, उसी के बाद ही नेक्स्ट एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, बहुत बार इसके वजह से बैलेंस टैली नहीं होती है और फिर हमको लगता है कि कुछ तो गड़बड़ हो गई और पूरा अपन क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, मिसमैच हो जाता है। फेल टू ड्रॉ डेट कॉलम इन बिल ऑफ एक्सचेंज लेजर इफ डेट्स आर गिवन इन द जर्नल एंट्रीज। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। मान लो क्वेश्चन में बोला है पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉवी का अकाउंट बनाने के लिए बोला हुआ है। और ये जो जर्नल एंट्रीज हम पास कर रहे हैं ना, इसमें हमको डेट दिए हुए हैं, मतलब हम डेट कैलकुलेट कर पाते हैं, हर एक एंट्री की डेट अपन निकाल सकते हैं। तो आपको लेजर के अंदर भी डेट कॉलम बनाना पड़ेगा। अगर लेजर बनाने के लिए बोला है तो लेजर में भी डेट कॉलम आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मतलब फॉर्मेट अपना लेजर का क्या बन जाएगा, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, इस तरह से बनाना है। मान लो इधर डेट नहीं है जर्नल एंट्री में, 1 2 3 नंबर लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, कहीं पे भी डेट नहीं दिया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे, लेजर का फॉर्मेट पर्टिकुलर्स रुपीस इतना ही बनाना है। ठीक है, तो ये चीज याद रखना है। तो एग्जाम में लेजर बनाने के लिए बोला जर्नल एंट्री के साथ, तो ये देखो कि डेट कॉलम की रिक्वायरमेंट है क्या। मतलब आपने जर्नल एंट्री में अगर डेट बनाए, डेट लिखे होंगे, तो लेजर में भी डेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टोटलिंग मिस्टेक, ये तो बहुत कॉमन है, इसको तो आप कॉन्सेंट्रेट करके ही अवॉइड कर सकते हो। एग्जाम में आप कॉन्सेंट्रेट रखो कि टोटलिंग करते तो एकदम पूरा फोकस रहना चाहिए। तो टोटलिंग में मिस्टेक होने की वजह से बहुत बार अपना आंसर टैली नहीं होता है आखिरी में और गड़बड़ हो जाती है। तो थोड़ा सा टोटलिंग प्रॉपरली कर लेना है। उसके बाद में गुडविल ट्रीटमेंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। वैसे रिटायरमेंट और डेथ का गुडविल ट्रीटमेंट सेम है, एडमिशन में थोड़ा सा अपना अलग ट्रीटमेंट है। तो एक बार वो गुडविल के चार्ट्स जो मैंने आपको लिखाए हैं और दिए हैं, वो आपने अच्छे से देख के जाना है। तो गुडविल का ट्रीटमेंट अगर जिसको आ गया तो मान लो वो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के क्वेश्चन आराम से कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है नो प्रॉपर हेडिंग इन ऑल द क्वेश्चंस। बहुत बार क्या होता है, आप पूरा पेपर तो सॉल्व कर लेते हो लेकिन ऊपर हेडिंग प्रॉपर लिखा ही नहीं है। जैसे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है, वो लिखा ही नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाले, ग्रॉस प्रॉफिट करेक्ट है, नेट प्रॉफिट करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है, बैलेंस शीट भी टैली है, सब सही है, लेकिन हेडिंग ही नहीं लिखा हुआ है। तो आप वहां पे 1 मार्क या 2 मार्क खुद के ही कम कर ले रहे हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन के जो भी आंसर आप दे रहे हो उसके ऊपर हेडिंग लिखना है। ठीक है, किस क्वेश्चन के आंसर में कौन सी हेडिंग आती है अभी ही देख लो। नोट्स हमारे पास है, क्लास के हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, तो अच्छे से एक बार चेक कर लेना है कि कोई हेडिंग किस तरह से अपने को पुट करना है। ठीक है, फाइनल अकाउंट में हम हेडिंग क्या करते हैं, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हेडिंग क्या लिखते हैं, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, सभी चैप्टर में, कंपनी अकाउंट्स, सब में जो ऊपर हेडिंग लिखते हैं हम 2 लाइन 1 लाइन की, वो हेडिंग आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में फेल टू पुट क्वेश्चन नंबर व्हाइल आंसरिंग और पुटिंग द क्वेश्चन नंबर इन डिफरेंट वे। देखो, क्वेश्चन नंबर अगर नहीं लिखोगे ना, तो हो सकता है कि चेक करने वाला बंदा जो है वो आपको 0 मार्क अलॉट करे। ठीक है, डिपेंड अपॉन उसका उस टाइम पे मूड क्या है। अगर उसका मूड खराब रहा या उसकी मार्किंग सिस्टम कड़क है, टाइट है एकदम, तो वो बिल्कुल 0 मार्क दे सकता है, क्योंकि आपने क्वेश्चन नंबर ही पुट नहीं किया है। तो मेरा सबसे मेन जो प्रॉब्लम डर है वो है, आप एक आधे क्वेश्चन में भी अगर क्वेश्चन नंबर भूल गए लिखना, तो उस क्वेश्चन के सीधे सीधे 0 मार्क मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल ये लास्ट में जब हम पेपर ऑब्जर्व करेंगे, मैं अभी अभी बताने वाला हूं कि पेपर सॉल्व करते तो आपको आखिरी में 5 मिनट्स रहने देना है, जिसके अंदर आप क्या करेंगे, पेपर को ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं क्वेश्चन नंबर लिखना भूल गए क्या, कहीं हेडिंग लिखना भूल गए क्या, वो मैं बताने वाला हूं। तो ठीक है, ये वाले याद रखना है कि आपने क्वेश्चन नंबर कभी भी नहीं भूलना है, क्वेश्चन नंबर तो लिखना ही लिखना है, जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो ऊपर लिखना है क्वेश्चन नंबर। ठीक है, और उसके बाद में कोई अलग तरह से मत लिखो, सीधा सीधा लिखना है आपको, एक अलग तरह के कोई अलग पैटर्न में वैसे मत लिखकर, सीधा सीधा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3, जो भी आप सॉल्व कर रहे हो सीधा सिंपल लिखना है आपको। ठीक है, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से लिखना है। तो आपको कोई नया तरीके से कोई लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 5 इतना ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद डेबिट और क्रेडिट अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर जर्नलिटी नॉट मैचिंग।
ये बहुत रेयर होता है, लेकिन ये भी मिस्टेक कभी कभी गड़बड़ में हो जाती है कि आपकी जर्नल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट अमाउंट ही मैच नहीं हो रही है। मतलब आपने डेबिट पे लिखा है 4600 और उसके नीचे लिखा है 400 डेबिट पे, और क्रेडिट साइड पे लिख दिया टोटल 5100। अब तुम देखो ये टोटल कितनी होती है 5000, और ये कितना है 5100, यही मैच नहीं हो रहा है, तो कहां से एंट्री करेक्ट होंगी? एंट्री का मार्क्स गए। तो आपके डेबिट में जितने अमाउंट है जर्नल एंट्री में, उतना क्रेडिट पे सेम होना चाहिए। ठीक है, जनरली एक एक अमाउंट रहा तो जनरली वो करेक्ट ही होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है डेबिट पे 2 अमाउंट है, क्रेडिट पे 1 अमाउंट है, तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। कभी कभी हम लिखते नहीं है, मतलब यहाँ पे 5000 लिख दिया जर्नल एंट्री में, यहाँ पे लिखा ही नहीं कुछ, एंट्री तो पास कर दी, नरेशन लिख दिया, लेकिन एंट्री के साथ में जो डेबिट पे अमाउंट आना चाहिए वो डेबिट पे लिख दिया, लेकिन क्रेडिट पे अमाउंट ही नहीं लिखा। तो यहाँ पे वो क्वेश्चन मार्क डालेगा और आपको आधा मार्क माइनस कर देगा, हाफ मार्क तो कम से कम डिडक्ट कर देगा, क्योंकि आपने अमाउंट ही नहीं लिखा है। तो ये वाले मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, जहां पे ये मार्क्स कोई यहाँ पे कोई ऐसा कोई बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं लगता है, ये हमारी लिखते हुए तक हमारी मिस्टेक हो गई। ठीक है, और ये आखिरी के ऑब्जर्वेशन में हमको ये पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, इमीडिएटली वो अमाउंट करेक्ट कर लेना है। ठीक है, मिसिंग सर्टेन एडजस्टमेंट्स कंप्लीटली। कभी कभी क्या होता है, हम जब एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, जैसे फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, एनटीसी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, तो एडजस्टमेंट्स में क्या होता है 6 एडजस्टमेंट दिए हुए, हम फर्स्ट नंबर सॉल्व कर लिए, सेकंड नंबर सॉल्व कर लिए, थर्ड नंबर सॉल्व कर लिए, फोर्थ नंबर सॉल्व कर लिए, फिफ्थ नंबर भूल गए और सिक्स नंबर सॉल्व कर लिए। हमको लग रहा पूरे एडजस्टमेंट हो गए, फिफ्थ नंबर को हमने पढ़ा ही नहीं और उसके इफेक्ट भी नहीं दिए, और हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया। टैली हो गई, आप अगर एक आधा एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो भी टैली होता है फाइनल अकाउंट्स, नॉन ट्रेडिंग भी। तो एडजस्टमेंट्स पूरे के पूरे लाइन से जब कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक एडजस्टमेंट होना चाहिए, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, मिस्टेक ड्यू टू नॉन रीडिंग ऑफ क्वेश्चन प्रॉपरली एंड हरी इन राइटिंग द आंसर। देखो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हैं या नॉन ट्रेडिंग कंसर्न सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट्स 1 नंबर एडजस्टमेंट पहले सॉल्व करते हैं, सेकंड नंबर एडजस्टमेंट पहले सेकंड नंबर पे करते हैं, थर्ड नंबर थर्ड पे करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन पूरा रीड करो, कभी कभी एडजस्टमेंट का सीक्वेंस भी हमको चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लो एक सेकंड नंबर एडजस्टमेंट है, क्रिएट एन आरडीडी एट 5%। ठीक है, आरडीडी बनाना है 5%, फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट है। सेकंड एडजस्टमेंट है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%, और नीचे 6 नंबर का एडजस्टमेंट है बैड डेट, फर्दर बैड डेट ₹2000। अब मुझे बताओ सेकंड एडजस्टमेंट हम पहले करेंगे या 6 नंबर पहले करेंगे? यू हैव टू सॉल्व फर्स्ट 6 नंबर एडजस्टमेंट, देन यू हैव टू सॉल्व सेकंड नंबर, क्योंकि बैड डेट डिडक्ट होने के पहले हम आरडीडी प्रोविजन नहीं कर सकते, आपका अमाउंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ो, कहीं अपने को एडजस्टमेंट का सीक्वेंस चेंज तो नहीं करना पड़ेगा, लाइन से एडजस्टमेंट करेंगे या थोड़ा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, तो वो ध्यान रखना है। तो अगर क्वेश्चन आप प्रॉपरली रीड नहीं करोगे ना तो ये मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, ड्रॉइंग टू मेनी लाइन्स इन द आंसर विच एक्चुअली डज नॉट गिव इवन अ सिंगल मार्क, जस्ट ड्रॉ मिनिमम लाइन्स फॉर आंसर एंड सेव द टाइम फॉर रीडिंग सॉल्विंग द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब स्केल पेंसिल लेके आप कोई फॉर्मेट बनाते हो तो बी एक्टिव, एकदम एक्टिव रह के हमको ड्रॉ करना है। आपको आराम से रिलैक्स रह के ड्रॉ नहीं करते बैठना है। अच्छा फॉर्मेट दिखने से मार्क्स अच्छे ज्यादा मिलेंगे, ये गलत है। आप कंटेंट अगर सही लिखोगे, आपका फॉर्मेट फास्ट भी ड्रॉ किया है और लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी हो गई, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे अगर आपका अंदर का कंटेंट राइट है तो। ठीक है, तो फॉर्मेटिंग जितना फास्ट हो सके उतना फास्ट करो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं करना है, फॉर्मेटिंग करना है आपको, लेकिन स्पीड से। ठीक है, आप जो वो पर्टिकुलर्स रुपीज उसको जो हाईलाइट करते हो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके, वो भी मत करो पूरे पेपर में। पूरे पेपर में आपको वो जो अपन लाइबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज जो है उसको भी हाईलाइट करते हैं, ऐसे लाइंस ड्रॉ करते हैं, वो जरूरत नहीं है, सिर्फ वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करना है। टाइम से होता है इसमें। ठीक है, एक तो स्पीड से करना है और कम से कम लाइंस ड्रॉ करने हैं, जितनी जरूरत है उतने लाइंस ड्रॉ करो। ठीक है, उसके बाद में ड्रॉ डबल अंडरलाइन बिलो द टोटल इन ईच क्वेश्चन। हाँ, जब आप टोटलिंग करते हो, क्योंकि आपको पता है हर क्वेश्चन में आपको टोटलिंग करनी है, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, उसके बाद में फाइनल अकाउंट्स है, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, सभी में हमको टोटलिंग करनी है। तो टोटलिंग करते वक्त आपको टोटल को ये इंडिकेशन देना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अमाउंट लिखते हैं और दोनों साइड वही अमाउंट लिख देते हैं, लेकिन वो टोटल है बोल के समझ में ही नहीं आता। जैसे इधर साइड में आपने लिख दिया 5,62,500 और उधर भी लिख दिया बैलेंस शीट में असेट साइड पे 5,62,500। अब बाकी जो अमाउंट्स लिखे वाले हैं आपके, जिसकी टोटल आपने की वाली है, वो भी वैसे ही दिख रहे और ये भी वैसे ही दिख रहा।
तो समझ में नहीं आ रहा कि टोटलिंग किए नहीं किए, तो टोटलिंग को कभी भी क्या करो, थोड़ा सा उसको अपने फ्री हैंड से, मतलब कोई स्केल वगैरह नहीं यूज करना है, ऊपर से एक लाइन नीचे से 2 लाइन, इस तरह से टोटल का इंडिकेशन दो। वो टोटल है बोल के बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट जहां निकाल रहे वहां पे भी टोटल जो हो रहा है कर, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं कर रहे, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि टोटलिंग कहाँ हुई वाली है। ठीक है, टोटलिंग करना है, अमाउंट भी लिखना है, साथ में ऊपर सिंगल लाइन, नीचे से 2 लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, राइट एट द टॉप व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन एज रिटायरमेंट डेट एडमिशन। हाँ, ये एक चीज है कि आप जब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सॉल्व करेंगे, 2, 3, 4, 5 में क्या है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन, तो आप जब वो सॉल्व करोगे ऊपर खाली क्या करना है, आपको हेडिंग लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 अगर मान लो आप रिटायरमेंट चूज कर रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 रिटायरमेंट बोल के ऊपर हेडिंग डाल दो। ठीक है, अगर पॉसिबल है तो। अगर किसी को लग रहा है कि ये याद नहीं रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बेटर रहेगा कि आप जब और में जब 2 क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ऑप्शन में एक क्वेश्चन रहता है, तो आप कौन सा सॉल्व कर रहे हो, रिटायरमेंट सॉल्व कर रहे हो या एडमिशन सॉल्व कर रहे हो, तो वो आपको ऊपर क्या करना है, खाली हेडिंग डाल देना है। रिटायरमेंट का है तो रिटायरमेंट बोल के लिख दो, एडमिशन है तो एडमिशन बोल के लिख दो, डेथ है तो डेथ वाला लिख दो, कंपनी अकाउंट्स तो कंपनी अकाउंट्स लिख दो। ठीक है, and sometime questions start in one page and on the next page, but student fail to see the next page and solve the answer ignoring few adjustment which was not, on the next page। क्या होता है, फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, नीचे एडजस्टमेंट दिए वाले, एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और हम ये पांचों एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं प्रॉपरली, ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉपर निकालते हैं, नेट प्रॉफिट प्रॉपर निकालते हैं और बैलेंस शीट टैली कर देते हैं, और एकदम फर्स्ट टाइम में पूरा सही हो गया, और हम खुश हो जाते हैं, अरे यार फर्स्ट टाइम में मेरी बैलेंस टैली हो गई, मेरा एकदम एक्यूरेट आंसर राइट हो गया। लेकिन नेक्स्ट पेज पे कभी कभी क्या होता है, 5 एडजस्टमेंट है, नेक्स्ट पेज पे आपका 6 एडजस्टमेंट होता है, और अगर आपने एक आधा एडजस्टमेंट मिस कर दिया तो भी बैलेंस शीट टैली होती है। तो याद रखना है, अगर क्वेश्चन एंड एक पेज पे हो रहा है तो आपको पलटा के देखना है कि कहीं और कोई एडजस्टमेंट है क्या आगे, नेक्स्ट पेज पे एडजस्टमेंट है या नहीं है वो भी चेक कर लो एक बार। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपका क्वेश्चन एंड उस पेज पे नहीं होता है, उसके बाद वाले पेज पे होता है, नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग है क्या, जैसे एडमिशन में भी हो सकता है ऐसा, रिटायरमेंट में हो सकता है, डेथ में हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन में पॉसिबल है। तो आप जब क्वेश्चन उस पेज पे एंड हो रहा है तो आपको पलटा के देखना है कि कहीं नेक्स्ट पेज पे और कोई एडजस्टमेंट तो है कि नहीं उसके ऊपर। ठीक है, अगर वो है और आपने उसको इग्नोर करके आंसर कर दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स है आपको जो 8 से 9 राउंड जो बीसीए में हुए हैं उसके अंदर ये मिस्टेक्स जनरली स्टूडेंट्स ने किए हुए हैं। तो अभी क्योंकि फाइनल एग्जाम है हमारी, तो अभी ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक बार वापस से देख लो, कहीं ना कोई पेपर में आपके ये मिस्टेक्स हुए वाले हैं। ठीक है, हर एक के मिलेंगे, हर स्टूडेंट के कहीं ना कहीं जहां पे भी उसको 70, 75, 78 ऐसे मिले, उसमें ये मिस्टेक्स मिलेंगे उसको। तो ये मैक्सिमम ऑब्जर्व करके ये मिस्टेक्स मैक्सिमम निकाले वाले। ठीक है, बाकी कंसेप्चुअल मिस्टेक होंगी तो वो तो उसको समझ में आ जाएगा कि जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आपने अगर असेट पे लिखा होगा तो ये तो कंसेप्चुअल मिस्टेक है। आउटस्टैंडिंग सैलरी अपन कहाँ लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड पे, तो वो मिस्टेक की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये जो मिस्टेक्स है ये सॉल्व करते हुए हमारी जो बेसिक गड़बड़ टोटलिंग में हो जाना, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन में गलत ऑब्जर्व, मतलब हम एंट्री बरोबर नहीं लिखना, इसकी वजह से जो मिस्टेक्स हुए ये अवॉइड करना है। नाउ अभी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि किस क्वेश्चन को कितने मार्क्स देना है, कितना टाइम देना है, सॉरी। तो ये स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में कितना टाइम देना चाहिए, किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना चाहिए। तो देखो, एक सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आपको 80 मार्क्स का पेपर एग्जाम देना है और 180 मिनट्स आपको अलॉटेड है, 180 मिनट्स आपको मिलने वाले हैं, तो एक मार्क के लिए 2 मिनट्स 2.25 मिनट्स मिलने वाले हैं आपको। 2 मिनट्स 2.25 मिनट्स ये आपको एक मार्क के लिए मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स है, तो आपको 45 मिनट्स मिलेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, लेकिन हमको 45 मिनट्स स्पेंड क्वेश्चन नंबर 1 में बिल्कुल भी नहीं करना है। हार्डली 20 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको 15 मिनट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। 15 मिनट मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, उससे कम लगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव्स जब लिखने हैं तो एकदम स्पीड से लिखना है, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग रहने से ज्यादा मार्क्स मिलने वाले ऐसा कुछ नहीं है। अगर मान लो फिल इन द ब्लैंक्स है, आपको रीराइट करना है सेंटेंस, तो आप एकदम स्पीड से लिखो,
क्या है क्वेश्चन देख के अपने को आंसर तो पता है अपने को माइंड में, तो आपको स्पीड से देख के लिखना है, जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ सेंटेंस है वो लिखना है। तो उसको आराम से बिल्कुल भी नहीं लिखना है, कोई हैंड के मार्क्स बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स जब सॉल्व करेंगे तो एकदम स्पीड से लिखना है, ठीक है। जो अच्छा सेंटेंस ऊपर का अच्छे से पढ़ो, रीराइट द सेंटेंस बोला तो ही रीराइट करना है। जैसे मान लो ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है और वहां रीराइट नहीं बोला है, तो आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, जो भी अपना ट्रू या फॉल्स है वो आपको लिखना है, ठीक है। तो 15 मिनट बहुत ज्यादा है 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स के लिए। मान लो 20 में से आपको एक आधा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एक आधा क्या हो रहा है, आपको डाउट है कि उसका आंसर क्या है, मत नहीं समझ में आ रहा है, उसके लिए स्पेस रख दो, जगह छोड़ दो। कंप्लीट करना है वो भी, लेकिन उसके लिए जगह छोड़ दो। अभी एट प्रेजेंट 19 सॉल्व कर लो और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपने को जाना है। तो 45 मिनट्स का टाइम एक्चुअली अलाउड है, अलाउड मतलब हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से, ठीक है, लेकिन हम वो कैलकुलेशन नहीं देखेंगे कि भाई 2.25 मिनट एक मार्क को है तो 20 मार्क के लिए 45 मिनट मिलेंगे तो 45 मिनट पूरा स्पेंड करेंगे, बिल्कुल नहीं। ऑब्जेक्टिव्स के लिए हमको कितना टाइम देना है, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट, ठीक है। अगर मान लो किसी को लगता है कि 15 मिनट में नहीं होगा, हमको 20 मिनट लगेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट ऊपर चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए 45 मिनट है तो आपको 35 मिनट या 40 मिनट्स आपको ऑब्जेक्टिव्स बना लिखने के लिए लग रहे हैं, ठीक है। जितने आते उतने लिखो, जितने नहीं आते उसके लिए स्पेस छोड़ दो, जगह छोड़ दो और आगे के क्वेश्चन के लिए जाओ, ठीक है। नहीं आने वाले हैं तो उसको ज्यादा देर रुकेंगे सोचेंगे तो आएंगे, ऐसा नहीं है, आपको वो कंप्लीट करना है, लेकिन एंड में जब टाइम मिलेगा तब आके अपन कंप्लीट करेंगे। तो 45 मिनट अलाउड है, लेकिन मतलब टाइम जो कैलकुलेट करेंगे तो 45 मिनट तक आप क्वेश्चन नंबर 1 को टाइम दे सकते हो, लेकिन हम उतना टाइम नहीं देंगे, हम 15 मिनट्स में कंप्लीट करेंगे। तो आपका टाइम सेव हो जाएगा 30 मिनट्स का, 30 या 25 मिनट्स, 25 टू 30 मिनट्स आपके यहाँ सेव होने चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क्स का है, 22.5 मिनट्स होते हैं कैलकुलेशन के हिसाब से, बट मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2 20 मिनट इनफ है, 20 मिनट्स मोर देन इनफ है आपको क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने के लिए। वो कोई भी रहो, वो एडमिशन रहो, रिटायरमेंट रहो, कोई भी रहो, आप 20 मिनट के अंदर ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिनकी स्पीड अच्छी है, जिनको कंसेप्ट पूरा क्लियर है, वो तो 15 मिनट में भी कर लेगा, बट मैं अभी एवरेज बता रहा हूँ 20 मिनट आपको लगना चाहिए मैक्सिमम। तो यहाँ पे भी 2-2.5 मिनट आपके सेव हो जाएंगे, जो 15 मिनट में करेगा उसके टाइम सेव और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 22.5 मिनट्स अलाउड है, 20 मिनट्स के अंदर आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। 2.5 मिनट यहाँ पे भी सेव हो जाएगा। नेक्स्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, 18 मिनट अलाउड है, 15 मिनट्स के अंदर आपका ये क्वेश्चन होना चाहिए, 3 मिनट्स आपको यहाँ पे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम, वही 3 मिनट आपके सेव होंगे यहाँ पे। 15 मिनट बहुत हो गया, क्योंकि 8 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 15 मिनट्स के अंदर सॉल्व होना ही चाहिए। हाँ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर कोई बोल रहा है सर 15 मिनट से ज्यादा लगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपके पास टाइम सेव है ऑलरेडी। जो पिछले क्वेश्चंस में आपने जो सॉल्व किए वाले उसमें जो टाइम सेव वाला है वो यूटिलाइज होगा, उसमें क्या है, ठीक है। बट माइंड में रखो, ऐसा नहीं होना कि 1-1 घंटा आप 8 मार्क का कोई क्वेश्चन है उसको टैली करने में 1 घंटा आप स्पेंड कर रहे हो, आराम से बिल्कुल रिलैक्स रह के, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो 15 मिनट की जगह कभी 16 मिनट, कभी 18 मिनट, कभी 20 मिनट भी लग सकते हैं, तो वो डिपेंड है क्वेश्चन का लेवल। जनरली इजी होता है, लेकिन मान लो एक आधा क्वेश्चन इसमें से, पूरे क्वेश्चंस में से एक आधा क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आ गया, तो ये जो मैं टाइम बता रहा हूं रिक्वायर्ड, वो थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर आपका लग सकता है, 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसके लिए 27 मिनट्स है आपके पास, एनटीसी नॉन ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट, तो आप उसको 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। मान लो आपको लगता है कि एनटीसी थोड़ा स्लोली करना है हमको, तो 20 की जगह 25 मिनट पकड़ लो, तो वहां पे आपके 6-7 मिनट सेव हो जाएंगे, या तो 2 मिनट सेव होंगे समझ लो। और क्वेश्चन नंबर 7 12 मार्क्स का है, 27 मिनट्स अलाउड है, 20 मिनट्स के अंदर फाइनल अकाउंट होना चाहिए, यहाँ पे भी आपके 7 मिनट सेव हो जाएंगे। अगर ये पूरे टोटल टाइम सेव का टोटल करेंगे 30 40 50 55 मिनट्स, चलो हम 55 मिनट नहीं पकड़ेंगे, हम क्या करेंगे इसमें से 55 से 15 मिनट और कम कर देंगे, तो मतलब 40 मिनट्स, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि सर नहीं 40 मिनट्स भी नहीं बचेंगे, 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स तो कम से कम तुम्हारे बचने ही चाहिए, जिसमें हम क्या करेंगे क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन है, मतलब और वाले, वो भी सॉल्व कर लेंगे। और लास्ट में 5 मिनट्स आपको रखना है, एटलीस्ट एग्जाम खत्म होने के 5 मिनट्स पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको 5 मिनट वो ऑब्जर्वेशन के लिए रखना है। क्या ऑब्जर्वेशन, पूरा पेपर ऑब्जर्व करना है आपको, पलटा के देखना है कि कहीं हेडिंग कहीं मिसिंग है क्या, क्वेश्चन नंबर मिसिंग है क्या, टोटलिंग तो प्रॉपर किया है ना हमने हर जगह पे, ठीक है, वो सब देखना है अपने को।
ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लिखा है क्या, ऊपर कैरिड डाउन तो कर दिया, ब्रॉड डाउन करा ही नहीं अपन ने पी एंड एल अकाउंट में, वो भी चेक करना है। बहुत बार हम क्या करते हैं, रफ में कर लेते हैं लेकिन उधर लिखते नहीं मेन आंसर में। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब ये कोई ऐसा आपको याद करके नहीं जाना है कि अपने को इस क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, ऐसे कोई याद मत करो। एक ब्रॉडली आपके माइंड में रखो कि अपने को 10 मार्क के क्वेश्चन के लिए 20 मिनट का टाइम है, 8 मार्क के लिए 15 मिनट का टाइम है, 12 मार्क के लिए 20 मिनट का टाइम है। ठीक है, 10 के लिए भी 20 मिनट का टाइम और 12 मार्क के लिए 20 मिनट का टाइम, इसलिए क्योंकि ये जो 12 मार्क वाले क्वेश्चन है फाइनल अकाउंट और एनटीसी, इसमें ज्यादा कुछ कंफ्यूजिंग नहीं होता है, मतलब सीधा सीधा है। हमने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, उसी में के तुमको एडजस्टमेंट्स वगैरह दिखने वाले एग्जाम में, आप बिल्कुल 20 मिनट के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे सर सॉल्व कैसे करना है, मतलब लाइन से सॉल्व करना है या हम कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन किधर भी। तो मेरा यहाँ पे जनरल सजेशन रहेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि सबको यही फॉलो करना है, जिसको जैसे लगता है वैसे करो, लेकिन मेरा एक जनरली जिसको कंफ्यूजन है कि क्या करना है, तो उन्होंने ये करना है, फर्स्ट सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट स्टार्टिंग में ही होगा, ठीक है, उसमें जितने ऑब्जेक्टिव्स आपको आते हैं उतने लिख दो, 15 आते हैं 15 लिखो, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ए बिट है, तो वो ए बिट के अंदर अपने पास 5 बिट रहते हैं, 1 2 3 4 और 5। इसकी सीक्वेंस चेंज मत करना। स्टूडेंट्स, मैंने देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 1 नंबर सॉल्व करते हैं, फिर 3rd नंबर सॉल्व करते हैं, फिर 4th नंबर सॉल्व करते हैं, फिर 5th नंबर और फिर 2nd नंबर। बच्चों, एग्जाम में वो चेक करने वाला पर्सन जो है ना, वो नंबरिंग नहीं देखेगा, वो सीधा सीक्वेंस देखेगा, और आपकी जो सीक्वेंस में आंसर चेक करेंगे तो सीधा रॉन्ग कर देंगे, अगर वो राइट भी है तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। बाद में वो रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा मार्क्स कम आए, एक्चुअली इतने कम नहीं आने चाहिए, फिर आप पेपर रीचेकिंग को डालेंगे, फिर वो पेपर आएगा, फिर हम उसको क्लेम करेंगे, वो बाद में बहुत लंबा प्रोसीजर है। उसके लिए अपन पहले ही हमने क्या करना चाहिए, सीक्वेंस तोड़ना नहीं है अपने को। फर्स्ट नंबर फर्स्ट पे सॉल्व करो, सेकंड नंबर सेकंड पे सॉल्व करो, थर्ड नंबर थर्ड पे सॉल्व करना। नहीं आता है थर्ड नंबर तो ब्लैंक रहने दो, उसकी जगह छोड़ो, लेकिन उसको ऊपर नीचे मत करो, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ए बी सी डी, 4 ऑब्जेक्टिव्स के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, चारों को भी आपको याद रखना है, आपकी सीक्वेंस उसमें चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे मेन ये पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव सीक्वेंस शुड नॉट बी चेंज एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। हाँ, अगर कोई नहीं आता है तो ब्लैंक छोड़ दो, ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव भी आपको आखिरी में कुछ ना कुछ लिखना है। ब्लैंक मतलब वो परमानेंट ब्लैंक नहीं रहेगा, आपका पेपर कंप्लीट होने तक ब्लैंक नहीं रहने वाला है। आपको लगता है कि जो भी आपको लगता है वो आंसर लिख दो वहां पे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पे। आपको लग रहा है माइंड में कि ये वर्ड हो सकता है यहाँ पे, तो लिख दो वो, ठीक है। डोंट चेंज द सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, सॉल्व ईच आंसर ऑन न्यू पेज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2 to 7। क्वेश्चन नंबर 1 हर बिट को अलग पेपर पे सॉल्व करना नहीं बोल रहा हूं मैं। मान लो क्वेश्चन नंबर 1 का ए बिट आपका स्टार्ट किया आपने, और बी बिट उसके नीचे आराम से बैठ जाता है, मतलब एक पेज पे 2 बिट बैठ जाते हैं, ए बिट के 5 भी ऑब्जेक्टिव्स और बी बिट के ऑब्जेक्टिव्स, तो आप दोनों भी वहां पकड़ दो। नेक्स्ट पेज पे जाओ, सी बिट के ऑब्जेक्टिव्स लिखो, और वहां पे जगह नीचे बच रही होंगी तो डी बिट के ऑब्जेक्टिव्स लिख दो। मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए बी सी डी कंटिन्यू लिखना है, मतलब उसमें जगह नीचे बच रही है तो कंटिन्यू कर लो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक, 2 से लेके 7 तक जो है वो हर एक नए पेज पे चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आप जब स्टार्ट करेंगे न्यू पेज पे होना चाहिए, जहां पे भी एंड होगा नए पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 चालू करेंगे, जहां पे भी एंड होगा नए पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 चालू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, नहीं आते तो ब्लैंक छोड़ो जगह, लेकिन आपको जितने आते उतने तो लिखना ही लिखना है। नाउ मेरा सजेशन ये रहेगा कि सेकंड नंबर पे आपने क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना है, फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि जनरली फाइनल अकाउंट्स इजी होता है और एग्जाम में टैली भी होता है, अपन एकदम फ्रेश माइंड से रहते हैं उस टाइम पे, और आखिरी में नहीं सॉल्व करेंगे उसको हम, भले ही वो आखिरी में क्वेश्चन है, लेकिन हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए, क्वेश्चन नंबर 7 डालो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड लिखो, सीधे वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करो, वर्टिकल लाइंस ओनली, हॉरिजॉन्टल लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे। बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट बना लो फुल पेज का, और मान लो करंट अकाउंट क्वेश्चन में दिए तो करंट अकाउंट बना दो, अगर नहीं दिए होंगे तो फिर अपना आंसर का फॉर्मेट इतना हो गया। क्वेश्चन पढ़ो, पेंसिल हाथ में रखो, आपको उसके कोडिंग याद रखना है, वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड 1, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड 2, वो नंबरिंग याद रखो। ट्रायल बैलेंस के 1 बाय आइटम पढ़ते जाओ और पेंसिल से वहां लिखते जाओ। ऑब्जेक्टिव्स एडजस्टमेंट जो रहेंगे उसके भी आपके 2 इफेक्ट आपको
इमीडिएटली वहां लिखते रहना है, पेंसिल से लिखो, ठीक है। मतलब आपको जो भी लगता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक है 2 और 6, आपको 2 नंबर पे लिखना है और 6 नंबर पे लिखना है वैसे। तो क्वेश्चन नंबर 7 मेरे हिसाब से आपने 1 के बाद सॉल्व करना चाहिए। Then solve the final accounts question number 7. Read the question carefully. Keep pencil in hand and put the coding as we done in the class. Check whether current account of partners are given or not. Prepare the format accordingly. आपको करंट अकाउंट्स दिए तो फॉर्मेट उसका करंट अकाउंट का अलग बनाना है, नहीं दिया है तो सीधा सीधा अपना रेगुलर फॉर्मेट। देन सॉल्व एनटीसी। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपका टैली हो गया, ठीक है, अच्छे से टैली हो गया, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट आपको समझ में आ गए, ऑल ट्रायल बैलेंस आइटम्स भी आपके अच्छे से लिख दिए आपने, हिडन एडजस्टमेंट कुछ होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर वो भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो नेक्स्ट मेरे हिसाब से आपने जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। क्यों? क्योंकि वो भी एक आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा। वंस वो एक बार टैली हो गया तो आपके कंपलसरी वाले दोनों क्वेश्चन टैली हो गए। 7 और 6 कंपलसरी क्वेश्चन है, दोनों भी आपने कंप्लीट हो गया, और 1 नंबर भी कंपलसरी है, वो भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपको एनटीसी सॉल्व करना है, ठीक है, वो भी प्रॉपर फॉर्मेट बनाओ, आराम से सॉल्व करो और वो टैली करना है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास बच रहे कौन से क्वेश्चन, 2 3 4 5, 1 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, अब बचे कितने, 4, 2 3 4 5। आपके हिसाब से आपको जो लगता है वो सॉल्व करो। मान लो किसी को लगता है 4 नंबर सॉल्व करना चाहिए, 4 नंबर करो, किसी को लगता है 3 नंबर सॉल्व करना है, 3 नंबर करो, किसी को लगता है 5 नंबर सॉल्व करना है, 5 नंबर सॉल्व करो। तो ये 2 3 4 5 में सीक्वेंस कुछ भी नहीं, आपके हिसाब से एक बार के क्या करो, 2 3 4 5 जो है उसमें से कोई भी आपके हिसाब से चारों भी कंप्लीट कर लो। 5 नंबर पहले करो, फिर 3 नंबर करो, फिर 4 नंबर करो, फिर 2 नंबर करो, कैसे भी करो आपके हिसाब से। जिसको लगता है एडमिशन इजी लग रहा है, गुडविल का ट्रीटमेंट भी समझ में आ गया, वो पहले एडमिशन कर लो। जिसको लगता है कंपनी अकाउंट्स बहुत इजी लग रहा है, कंपनी अकाउंट्स कर लो, ठीक है। उसके बाद में आपको ये सब सॉल्व करने के बाद मैंने बताया एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स आपके सेव होंगे, बचेंगे। 30 टू 40 मिनट्स बिल्कुल बचना है आपके, और वो 30 टू 40 मिनट्स जो सेव रहेंगे आपके, बचे वाले रहेंगे, उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर देने हैं। करना है, बिल्कुल करना है, ठीक है। 15-15 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। 15, अच्छा सॉल्व करते दो माइंड से सॉल्व मत करो कि मेरा उसमें पूरे मार्क्स मिल रहे तो मैं ये सॉल्व क्यों करूं। अगर वैसे सॉल्व करना है तो फिर मत करो, उससे अच्छा नहीं करे वाला अच्छा है। लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके पूरे मार्क्स के लिए सॉल्व करेंगे ना, तो ही वो सॉल्व करके मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 5 तक, 2 3 4 5 में आप आपके हिसाब से कोई भी सीक्वेंस में सॉल्व कर सकते हो। नाउ ये जो मैंने बोला था कि लास्ट के 5 मिनट आपको रखना है आपके पेपर को ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। आप खुद ऑब्जर्व करोगे कि आपकी कोई ऐसी मिस्टेक तो नहीं है जिसकी वजह से आपको बिना मतलब के मार्क्स कटेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले तो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है या नहीं है, क्योंकि बहुत बहुत महंगा पड़ेगा अगर आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा तो, ठीक है। सीधा सीधा 0 मार्क भी मिल सकता है, वो डिपेंड है पेपर चेकर के ऊपर। कभी कभी माइनस मतलब 1 मार्क 2 मार्क्स ही कट कर देते, कभी कभी पूरे के पूरे 10 मार्क्स कट कर देते अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन का आपने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा तो। सेकंड, नरेशन आपने लिखे या नहीं लिखे चेक कर लेना। एंट्रीज जो भी क्वेश्चन में एंट्रीज थे उसके नरेशन लिखे या नहीं लिखे वो भी चेक कर लेना, ठीक है। दोनों साइड टोटलिंग की है कि नहीं वो भी देख लेना। बहुत बार हम एक साइड टोटल कर देते हैं, टैली हो गया बोल के दूसरी साइड नहीं लिखते, उसको भूल जाते हैं, तो वो दोनों साइड लिखे क्या वो भी देख लो पूरे आंसर्स में, सभी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक सभी क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद में अमाउंट जर्नल एंट्री के हमने दोनों साइड लिखे क्या वो भी देख लेना। दोनों साइड मतलब डेबिट पे अमाउंट और क्रेडिट पे अमाउंट मैच हो रहा कि नहीं वो तो हमने पहले ही देख लिया, बट अब अभी खाली इतना ही देखना है कि दोनों साइड लिखा हुआ है क्या, ठीक है। बहुत बार एक जगह लिखते हैं दूसरी जगह भूल भूल जाते हैं अपन। तो ये सब चीजें हैं। बाकी जिसके जो भी क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, किसी का कुछ प्रॉब्लम रहते, किसी का कुछ प्रॉब्लम रहते, किसी के टोटलिंग का प्रॉब्लम रहता, तो वो तो आपको जस्ट वो एग्जाम में अभी कंसिडर करना है डायरेक्टली। ऑलरेडी राउंड्स हो चुके हैं, 4 प्रैक्टिस पेपर मैंने दिया है आपको, वो भी सॉल्व करो, ठीक है। बाकी पूरे जो भी पेपर होगा उसके बाद में मैं आंसर्स आपको इमीडिएटली कुछ मतलब घंटों के अंदर मैं आपको पूरे आंसर्स, पूरे पेपर के आंसर्स आपको वीडियो बना के सेंड करने वाला हूं। तो आप आपके आंसर्स भी चेक कर सकते हो कि आपने कहीं मिस्टेक की है या नहीं की है। तो
ऑल द बेस्ट। ठीक है।